नमस्कार साथियों, हमारे जो है ऑनलाइन क्लासेज स्टडी हिंदी विद आर्यस यादव में आप सभी का स्वागत है। ठीक है, कल के टॉपिक में आपका डाला गया था एक वीडियो जिसमें आपका वर्ड और वर्णमाला चल रहा था, तो उसमें वर्ड के भेद आपको बताए जा रहे थे। वर्ड के 3 भेद आपको बच्चा बताए गए हैं, तो अब वर्ड के तीनों भेद में से आज जो है पहला भेद आपका जो है वर्ण का वो है स्वर। तो आज हम देखेंगे स्वर के बारे में। ठीक है, स्वर किसे कहते हैं? तो स्वर कल आपको बच्चा बताया जा चुका था आप लोगों को कि स्वर जो स्वतंत्र रूप से उच्चारित होते हैं या जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? स्वर कहा जाता है। और स्वरों की कुल संख्या जो है बताई गई थी, स्वरों की कुल संख्या 11 होती है। ठीक है, इस समय 11 ही है। अगर आपसे पूछा जाता है कि प्रारंभ में स्वरों की संख्या कितनी थी, तो प्रारंभ में स्वरों की संख्या आपको बताना है 13। ठीक है, प्रारंभ में स्वरों की संख्या कितनी थी? 13। वो कौन कौन से स्वर हैं वो अभी आपको बता दिए जाएंगे जब हम इसके भेद पढ़ना प्रारंभ करेंगे। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं कि स्वर के भेद कौन कौन से हैं और किसके आधार पे आपको जो है देखना है कितने प्रकार से इसके भेद बताए गए हैं या दिए गए हैं, या कितने प्रश्न आपकी परीक्षाओं में यहाँ से पूछे जाते हैं या आने की संभावना है। तो चलिए देख लेते हैं स्वर के भेद। स्वर के भेद में जो आपका पहला भेद है, आपकी जो हेडिंग है स्वर के भेद, इसमें आपका जो पहला भेद है वह उच्चारण के आधार पे है। स्वर का जो पहला भेद है किसके आधार पर है? उच्चारण के आधार पर। उच्चारण के आधार पर स्वर के भेद। स्वर के भेद, तो साथियों आपको बता दें कि उच्चारण के आधार पर स्वर के कुल 3 भेद होते हैं। उच्चारण के आधार पर स्वर के कुल कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। चलिए देख लेते हैं वो तीनों भेद कौन कौन से हैं। ठीक है, 3 भेद में आपका जो पहला भेद है उसे क्या कहते हैं? पहले भेद को भाई हम इसे ह्रस्व स्वर, ह्रस्व, या इसे हम लघु भी कह सकते हैं। लघु मतलब भी होता है छोटा, या इसका नाम है एक मात्रिक स्वर। ठीक है, सभी साथी ध्यान दें कि स्वर का जो पहला भेद है उच्चारण के आधार पर, उसके अंतर्गत आपका जो पहला है स्वर का भेद वो ये है ह्रस्व, लघु या एक मात्रिक स्वर। आपकी परिभाषा आपके बोर्ड पे यहाँ पे लिखी गई है। एक मात्रिक अर्थात जिन स्वरों के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है उसे हम जो है ह्रस्व स्वर, लघु स्वर या एक मात्रिक स्वर कहते हैं। इनकी संख्या बच्चा 4 मानी गई है। इनकी संख्या कितनी है? 4। वो कौन कौन से हैं? अ, ई, उ और वी। संख्या कितनी है? 4। सभी साथी ध्यान दें, अगर आपसे पूछा जाता है ह्रस्व स्वरों की या लघु स्वरों की या एक मात्रिक स्वरों की संख्या कितनी है, तो आपको बताना है 4 है इनकी संख्या। और इन्हीं चारों को जो है ना, इन्हीं चारों को बच्चा आपसे एक प्रश्न पूछा जाता है कि मूल स्वरों की संख्या कितनी है। ठीक है, एक प्रश्न है कि मूल स्वरों की संख्या, तो इन्हीं चारों को बच्चा मूल स्वर भी कहा जाता है। ठीक है, अ, ई, उ तथा री, इन्हीं को जो है आपका मूल स्वर भी कहा जाता है। ठीक है, इस प्रकार से आपके जो प्रश्न बन सकते हैं। ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी है? तो 4 है। कौन कौन से हैं? तो अ, ई, उ, री है। और मूल स्वर किसे कहते हैं? वे इन्हीं को, ह्रस्व स्वरों को या लघु स्वरों को जो है मूल स्वर कहा जाता है। संख्या इनकी 4 है। ठीक है, अगले भेद पे चलते हैं। आपका अगला भेद है दीर्घ स्वर, या इसे गुरु भी कहते हैं, गुरु स्वर कहते हैं, या इसे द्विमात्रिक स्वर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? द्विमात्रिक स्वर। ठीक है, परिभाषा तो आपको जैसा कि यहाँ पे दिया गया है। द्विमात्रिक से तात्पर्य क्या है कि जिन स्वरों के उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगता है, जिन स्वरों के उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगता है उसे क्या कहा जाता है बच्चा? उसे द्विमात्रिक स्वर कहा जाता है। तो आइए देख लेते हैं कि इन स्वरों के उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगता है। तो आपके द्विमात्रिक स्वर यहाँ पे हैं। दीर्घ, भाई जो यहाँ से बच गया है वो यहाँ पे आ जाएगा। दीर्घ स्वर में आपका दीर्घ आ जाएगा, दीर्घ ई, दीर्घ उ, और यहाँ पे बात री, तो बच्चा री का सिर्फ एक ही रूप हिंदी भाषा में प्रयोग किया जाता है, उसका ह्रस्व रूप। उसके दीर्घ रूप का प्रयोग संस्कृत में किया जाता है। तो ये तो हो गए 3 ये। इसके अलावा आपके जो संयुक्त स्वर हैं वो भी आपके यहीं पे आते हैं, इसी के अंतर्गत संयुक्त स्वर। ये 4 आपके संयुक्त स्वर हैं। यहाँ से प्रश्न बनता है भी
कि संयुक्त स्वरों की संख्या कितनी है बच्चा, तो संयुक्त स्वरों की संख्या कितनी है, 4 है। ठीक है, संयुक्त स्वर के अंतर्गत कौन कौन से स्वर आते हैं, तो संयुक्त स्वर के अंतर्गत आपका ए ओ औ आता है। एक चीज और बता दें, इन्हें संयुक्त स्वर भी कहा जाता है, संयुक्त स्वर या इसी को संधि स्वर भी कहा जाता है। संधि स्वर, संधि मतलब आप जानते हैं, संधि का मतलब ये होता है समझौता या जोड़, योग। ठीक है, संधि का मतलब ये योग, मतलब ये ए ओ औ ये जो है ना दो स्वरों के योग से बने हैं, इसीलिए इन्हें क्या कहा जाता है, संयुक्त स्वर कहा जाता है या संधि स्वर भी इसे कहा जाता है। तो ये आपका दूसरा भेद था बच्चा, उच्चारण के आधार पर। और आपका तीसरा भेद भी देख लेते हैं। तीसरा भेद है आपका प्लुत स्वर या इसे त्रिमात्रिक स्वर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, त्रिमात्रिक स्वर कहा जाता है, त्रिमात्रिक स्वर कहा जाता है। ठीक है, अब ऊपर का थोड़ा सा मिटा देते हैं ताकि आपको चीजें जो है दिख सके प्रॉपर। ये ठीक है, बात हम कर रहे हैं किसकी, प्लुत स्वर की कर रहे हैं। चलिए यहाँ पे लिख देते हैं ऊपर ताकि आपको प्रॉपर जो है दिखता रहे। तीसरा भेद आपका उच्चारण के आधार पर तीसरा भेद है प्लुत स्वर या इसे त्रिमात्रिक स्वर भी कहा जाता है, त्रिमात्रिक स्वर भी कहा जाता है। ठीक है, परिभाषा आपको पता है, जिस स्वर के उच्चारण में 3 मात्रा का समय लगता है उसे क्या कहा जाता है बच्चा, उसे त्रिमात्रिक स्वर कहा जाता है। और इसका चिन्ह जो है ना, इसका चिन्ह संस्कृत में तो इस तरह है और हिंदी में आपका 3 की तरह बनाया जाता है। नाम क्या है, तो नाम बच्चा इसका जो है ना इसे अवग्रह चिन्ह कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अवग्रह चिन्ह कहा जाता है इसे। ठीक है, इसका नाम है अवग्रह चिन्ह। संस्कृत में जब हम इस चिन्ह को बनाते हैं वहां भी इसको अवग्रह कहते हैं, हिंदी में इस तरह से बनाते हैं, यहाँ भी इसको अवग्रह चिन्ह ही कहते हैं। सिर्फ इसको बनाने का तरीका अलग अलग है। संस्कृत में हम बनाएंगे तो यश की तरह बनाएंगे, ठीक है, इंग्लिश के यश की तरह बनाएंगे, और अगर हमको हिंदी में लिखना है अवग्रह चिन्ह बनाना है तो हम 3 की तरह बनाएंगे। ठीक है, इस प्रकार से आपका जो पहला भेद था उच्चारण के आधार पर स्वर के भेद वो आपका कंप्लीट हो चुका है। 3 ही भेद हैं आपके, इसके आधार पर उच्चारण के आधार पे, तो ये कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम चलते हैं स्वर के अगले भेद पर, स्वर के अगले भेद पर। ठीक है, प्रयोग इसका देख लेंगे। इसका प्रयोग जैसे हम लिख देते हैं ओम, जैसे बच्चा एक लिखा गया है ओम। ठीक है, अगर ओम में देखिएगा ये लिखा गया अवग्रह चिन्ह तो समझ जाइएगा कि ये ओम संस्कृत भाषा में लिखा गया है। किसमें लिखा गया है, संस्कृत भाषा में लिखा गया है। अगर इसी ओम को अगर हमें हिंदी में लिखना होगा तो हम कुछ यूं लिखेंगे इसको, इस तरह से। ठीक है, हिंदी में अगर लिखा जाएगा ओम तो हम 3 की तरह बनाएंगे, और अगर संस्कृत में लिखेंगे तो हम इसको यश की तरह बनाएंगे। ठीक है, इसे एक वर्तुल रेखा भी कहते हैं, लेकिन अगर आपको नाम पता है तो नाम फिर इसका आप जानते हैं अवग्रह चिन्ह कहा जाता है। इसका प्रयोग इस प्रकार से होता है। इसका प्रयोग आपका संधि में भी इसका प्रयोग आएगा, जो आपकी विसर्ग संधि है वहां पे भी जो है इसका प्रयोग होता है। ठीक है, तो जब चलेंगे संधि के टॉपिक पे तो वहां भी बताएंगे कि इसका प्रयोग वहां पे कैसे होता है। ठीक है, तो इसका प्रयोग किसके स्थान पे किया जाता है वो भी आपको बता दें। इसका प्रयोग जो है ना आ के स्थान पे किया जाता है। किसके स्थान पे, आ के स्थान। अवग्रह चिन्ह का प्रयोग किसके आधार पर किया जाता है, आ के आधार पर। जब थोड़ा आपको लंबा खींच के बोलना पड़ता है तब जो है आपका ये लगता है भी अवग्रह चिन्ह। ठीक है, अब ओम का उच्चारण जो है ना आप जल्दी से नहीं कर सकते, इसका उच्चारण थोड़ा आपको दीर्घ करना पड़ता है। जैसे हम कह दें ओ, इस प्रकार से जो है उच्चारण करना पड़ता है, तो ये जो है ना 3 मात्रा का समय लगाना पड़ता है, इसमें थोड़ा समय ज्यादा लगता है, इसलिए इसको जो है कहा जाता है। तो ये प्रयोग किसके स्थान पे किया जाता है, ये अ के स्थान पे प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब चल रहे हैं आपके अगले भेद पर। चलिए देख लेते हैं अगला भेद कौन सा है। पहला भेद तो आपका कंप्लीट हो चुका है। एक चीज और बता दें आप सभी को साथियों, अगर कहीं पे कोई समस्या आपको समझ में आती है कि वीडियो की क्वालिटी में, वॉइस में, या जो आपको जो चीजें बताई जा रही हैं कहीं से कोई त्रुटियां या कमियां नजर आती हैं, तो वो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाके वहां पे जो है अपने सुझाव दे सकते हैं। और अगर वीडियो को जो है आप पसंद करते हैं, वीडियो अगर लगता है कि नई चीजें जो भी आपको प्रोवाइड की जा रही हैं ऑनलाइन वो अच्छी हैं और आपके लिए उपयोगी हैं, तो आप जो है वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जो है शेयर करने का प्रयास करें।
और उसको जो है जितना हो सके सब्सक्राइब भी करवा लेंगे तो अच्छा रहेगा। और जल्द से जल्द जो है हम आपसे लाइव क्लास के माध्यम से जुड़ जाएंगे, तो वहाँ पे चीज़ें थोड़ा और आसान हो जाएंगी। तब जो है हम आपका लाइव कमेंट देख सकेंगे और लाइव कमेंट के माध्यम से आपकी जो भी चीज़ें हैं, जो भी समस्याएं हैं उसको सॉल्व कर सकेंगे। ठीक है, प्रैक्टिस सेट जो है सॉल्व करवा सकेंगे। और जो साथी अभी प्रैक्टिस सेट सॉल्व करना चाहते हैं तो वो जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दिया जाएगा टेलीग्राम का, वहां से जाके हमारे टेलीग्राम चैनल पे वहां से आप क्विज सॉल्व कर सकते हैं इसी टॉपिक का, वर्ड और वर्णमाला का है। ठीक है, इतनी चीजें आप जो है थोड़ा ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलते हैं अगले भेद पर। आपका अगला भेद है, दूसरा भेद है आपका स्वर का जिह्वा के प्रयोग के आधार पर। किसके प्रयोग के आधार पर? जिह्वा के प्रयोग के आधार पर, प्रयोग के आधार पर। ठीक है बच्चा, आपका दूसरा भेद किसके आधार पर है? तो जिह्वा के प्रयोग के आधार पर है। चलिए देख लेते हैं जिह्वा के प्रयोग के आधार पर स्वर के कुल कितने भेद हैं। तो बच्चा आपसे अगर पूछा जाए जिह्वा के प्रयोग के आधार पर तो आप बताइएगा कि जिह्वा के प्रयोग के आधार पर स्वर के कुल 3 भेद हैं। कितने भेद हैं? 3 भेद हैं, पहला, दूसरा और ये रहा आपका तीसरा। तो पहला भेद है आपका अग्रस्वर, पहले भेद को क्या कहेंगे? अग्रस्वर। और ये भेद दूसरा भेद तो मध्य में है तो इसे क्या कहेंगे? मध्य स्वर। और ये आपका तीसरा हो जाएगा पश्च स्वर। क्या हो जाएगा? पश्च स्वर। चलिए देख लेते हैं भाई किसके आधार पे है बच्चा? तो जिह्वा के प्रयोग के आधार पे। इसका मतलब ये है कि जिन स्वरों का उच्चारण जिह्वा के अग्रभाग से होगा, जिन स्वरों का उच्चारण जिह्वा के अग्रभाग से होगा उसे अग्रस्वर कहेंगे। तो आप बच्चा आप सभी को बता दें कि अग्रस्वर के अंतर्गत आता है आपका कौन सा स्वर? ई, मतलब यह है कि ह्रस्व ई और दीर्घ ई। इसके अलावा आपका संयुक्त स्वर है जिसे क्या कहते हैं? ए। तो बच्चा संख्या कितनी है? अग्रस्वरों की संख्या कितनी है? 4 है। अग्रस्वरों की संख्या कितनी है? 4 है। कौन कौन से? ई और ए। ये किसके अंतर्गत आएंगे? तो ये आपके अग्रस्वर के अंतर्गत आएंगे। अब बात कर लेते हैं, अगला है आपका मध्य स्वर। मध्य स्वर अर्थात जो जिह्वा के मध्य भाग से बोले जाते हैं, जिनका उच्चारण जिह्वा के मध्य भाग से होता है उसे बच्चा मध्य स्वर कहा जाता है। और मध्य स्वर के अंतर्गत आपका सिर्फ एक आएगा, उसका ये नाम है ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर के अंतर्गत आता है आपका अ, वही आपका आ जाएगा मध्य स्वर में। ठीक है, आपका ह्रस्व अ जो है ना वो किसके अंतर्गत आएगा? मध्य स्वर के अंतर्गत आएगा। और बच्चा अगर आपको 2 चीजें पता है, 2 चीजें अगर आपको ये पता है कि अग्रस्वर के अंतर्गत ई ए आता है, ध्यान दीजिएगा, अगर आपको 2 चीजें पता है कि अग्रस्वर के अंतर्गत ई ए आता है, मध्य स्वर के अंतर्गत आपका अ आता है, तो ये बताइएगा पश्च स्वर के अंतर्गत क्या आएगा? भाई हम यहां लिख सकते हैं ना शेष सभी। आप कम से कम पढ़िए, ज्यादा से ज्यादा रिजल्ट लीजिए और यही प्रयास रहना चाहिए कि हम पढ़ेंगे कम, समझे चीजें जो है ज्यादा समझ लेंगे। अगर इस उद्देश्य से आप पढ़ेंगे, अध्ययन करेंगे तो निश्चित जो है सफलता मिल जाएगी। कम से कम में आप ज्यादा से ज्यादा चीजों का अध्ययन कर लें। मिनिमम को जो है ना कैसे मैक्सिमाइज करना है आपको, वो चीजें आपसे बेहतर कोई नहीं जानता है। ये समझ लीजिएगा कि कम से कम पढ़िए और ज्यादा से ज्यादा उसका जो है रिजल्ट ले लीजिए। अगर भाई हमको ये पता है अग्रस्वर में ये आता है, मध्य स्वर में ये आता है, तो पश्च स्वर में जानने की आवश्यकता है? बिल्कुल नहीं। भाई जो यहाँ नहीं आया है वो कहाँ होगा? तो वो यही होगा ना, पश्च स्वर में। इसको याद करने की आवश्यकता नहीं है, वो ऑलरेडी आपको याद है। ठीक है, एक चीज और, उच्चारण के आधार पर जो स्वर के भेद बताए गए हैं वहां पे आपको एक बताया गया है री। तो री का वर्गीकरण बच्चा अब इसके बाद नहीं होता है, उसका वर्गीकरण सिर्फ वहीं पे किया जाता है उच्चारण के आधार पर, वहीं पे। उसके बाद सिर्फ हमें वर्गीकरण करना है 10 स्वरों का। तो हम इस प्रकार से इसका वर्गीकरण करेंगे। वैसे कुछ विद्वान जो है इसको मानते यहीं पे हैं, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, कुछ विद्वान इसको जो है मानते यहीं पे हैं कि री का जो है ना उच्चारण कहां से होता है? जिह्वा के अग्रभाग से। तो जानने के लिए आप बिल्कुल जानते रहिए, अगर कभी पूछे ठीक है कि री का उच्चारण जिह्वा के किस भाग से होता है तो आप बता सकें कि री का उच्चारण जिह्वा के अग्रभाग से होता है। ठीक है, अब तो शायद आप लोगों का यहाँ से क्लियर हो गया होगा कि इतनी चीजें यहाँ पे आनी है।
ठीक है, कोई समस्या हो तो मैंने आपको पहले ही बता रखा है, आप कमेंट बॉक्स में अगर अपनी प्रॉब्लम से जो है कमेंट के माध्यम से हम तक पहुंचाएंगे तो हम वहीं पे उसका निराकरण कर देंगे, नहीं तो आपको बिल्कुल अगली वीडियो में उस पर जो है चर्चा करेंगे कि अगली वीडियो में उसको डिफाइन कर देंगे कि क्या चीजें कहाँ से जो है ना समस्या हुई है। चलिए ठीक है, तो अब आगे चलते हैं। आपका अगला भेद, स्वर के भेद में भी 2 हो चुके हैं, उच्चारण के आधार पर, जीवा के प्रयोग के आधार पर। अब हम देख लेते हैं आपका अगला भेद क्या है। अगला भेद क्या है? अगले भेद में हम देखेंगे ओठों की स्थिति के आधार पर। किसकी स्थिति के आधार पर? ओठों की स्थिति के आधार पर स्वर के कितने भेद हैं। तो चलिए देख लेते हैं। आपकी तीसरी हेडिंग क्या बन रही है? आपकी तीसरी हेडिंग बन रही है ओठों की स्थिति के आधार पर। किसके आधार पर? स्थिति के आधार पर। ठीक है, ओठों की स्थिति के आधार पर स्वर के भेद भी आपको बताने हैं। तो चलिए देख लेते हैं ओठों की स्थिति के आधार पर स्वर के कुल कितने भेद हैं। तो बच्चा, ओठों की स्थिति के आधार पर स्वर के सिर्फ 2 भेद हैं। कितने हैं? सिर्फ 2। पहला तो आपका हो जाता है वृत्तमुखी। पहला भेद क्या है? वृत्तमुखी। और दूसरा भेद क्या है? अवृत्तमुखी। ठीक है, दूसरे भेद का नाम क्या है? अवृत्तमुखी। ठीक है, इस प्रकार से इसके भेद कितने हो जाएंगे? 2 हो जाएंगे भाई ना। चलिए अब आगे देख लेते हैं कि वृत्तमुखी किसे कहते हैं और अवृत्तमुखी किसे कहा जाता है। ये भी थोड़ा आप ध्यान दीजिएगा कि वृत्तमुखी किसे कहा जाता है और अवृत्तमुखी। भाई वृत्त मतलब आप जानते हैं क्या होता है? गोला होता है। वृत्त मतलब बच्चा क्या होता है? गोला होता है। और किसकी स्थिति के आधार पर? ओठों की। तो आपको बस परिभाषा में इतना बताना है कि जिन स्वरों के उच्चारण में ओठों की स्थिति वृत्ताकार या गोलाकार होती है। जिन स्वरों के उच्चारण में ओठों की स्थिति कैसी होती है? वृत्ताकार या गोलाकार होती है, वे क्या कहलाएंगे बच्चा? तो वो वृत्तमुखी स्वर कहलाएंगे। और इसके अंतर्गत आपका आ जाएगा उ, इसके अलावा आ जाएगा ओ, औ। और एक चीज और, इसमें आपका आगत स्वर जिसे आप कहते हैं वो डॉक्टर लिखते हैं तो उसमें इसका प्रयोग होता है आगत स्वर, जिसे क्या कहा जाता है? औ कहा जाता है। आ मत कहिएगा, आ कहेंगे तो वो गलत हो जाएगा। इसको औ कहा जाता है क्योंकि हम डॉक्टर नहीं डॉक्टर पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? डॉक्टर। जब डॉक्टर पढ़ते हैं तो ये आ का जो आगत स्वर है ना, इसका